सौम्या श्रीवास्तव, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो कि है आरटीआई एंड जुडिशरी। आरटीआई और जुडिशरी को हम आखिर साथ में क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरटीआई अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है और हाईकोर्ट भी अपने आप में एक अलग से पॉइंट कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, तो वो दोनों चीज बहुत अलग है। पर हम आरटीआई में क्यों हम इनका रिलेशन पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। एक चीज समझिएगा कि आरटीआई जो है ना, हमें एक पावर देता है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ एक ट्रांसपेरेंसी जनरेट कर सके, एक अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। बट आरटीआई उसको मेंटेन करती है, इस वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि एक जो पब्लिक अथॉरिटी है, हमारा आरटीआई है, जो एक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये एक अथॉरिटी कैसे चेक एंड बैलेंस क्रिएट करती है। क्योंकि आरटीआई तो हमारा एक्ट बन गया 2005 में कि हम किसी भी अथॉरिटी के लिए हम एक्शन ले सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या किस हद तक वो कर सकती है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आई विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द हाई कोर्ट, हाउ मच एंड हाउ द हाई कोर्ट विल मेंटेन दिस। क्योंकि कोई भी पर्सन इस चीज के लिए एक्शन ले रहा है तो किस हद तक ले सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए ये चीज आरटीआई बनी है कि हम किसी भी सरकार के लिए हम एक एक्शन ले सकते हैं कि हमें ये जानना है, हमारा ये अधिकार है कि आप कितने एसेट्स रखे हो, आप अपने कैसे वर्क को फंक्शन करते हो, कैसा आपका मास्टर ऑफ रोस्टर कैसा है, कैसे केसेस को, मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है कि ये चीज होती है कि हम केस को एलोकेट करते हैं, हमारी बेंच डिसाइड होती है, तो दैट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ रोल, ठीक है, पोस्टर। तो इस चीज से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से जज कौन सा केस को डिसाइड करेंगे। तो ये सब चीजें कैसे वर्क करती है, ये पब्लिक के हाथ में है कि वो एक आरटीआई फाइल करके जान सकती है, ट्रांसपेरेंसी कर सकती है कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ द अथॉरिटी विल वर्क एंड हाउ द फंक्शंस आर टू बी वर्क इन अ प्रॉपर वे। ये सब चीजें किसके हाथ में, हम पब्लिक के हाथों में। लेकिन सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन, आप सेक्शन 8 पढ़ोगे आप आरटीआई का, तो ये समझोगे कि कौन कौन सी चीजों में हम सिर्फ आरटीआई कर सकते हैं। हमारे हाथ में हर चीज नहीं है कि हम ये चीज कहते कि नहीं, हमें ये जानने का अधिकार नहीं। दैट शुड बी अ पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आज जान लीजिए कि एक होता है पब्लिसिटी इंटरेस्ट होता है और एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का अरेना जो है ये लार्जर एक पब्लिक को एक असेंबल करती है, लार्ज इंटरेस्ट है ये। लेकिन जहां आपकी पब्लिसिटी इंटरेस्ट होती है ना, वहां पे फ्यू पीपल्स आते हैं। आप एक डॉक्ट्रिन पढ़े होगे, एक मैगजीन पढ़े होगे, रिम वाला, एक पर्सोनम होता है, एक रिम होता है। तो ये क्या होगा, राइट इन पर्सोनम क्या होता है, एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं। राइट इन रिम क्या होता है, एक वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक के लिए होता है। तो यही चीज है आरटीआई का भी। आरटीआई कर रहे हो, दैट शुड बी मस्ट बी फुलफिल्स द डिमांड ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट द पब्लिसिटी इंटरेस्ट। जहां पे पब्लिसिटी इंटरेस्ट आ गया वहां पे आपकी डिमांड्स नहीं फुलफिल होगी। आरटीआई के पास दैट हैव अ सर्टेन, आप ये देखोगे एग्जम्पशंस वहां पे दिए हैं कि किस किस कंडीशन पे एग्जम्प्ट हो जाएगी। आरटीआई इज नॉट लाइबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, आरटीआई आपको नहीं दे सकती है, बट हाँ सर्टेन सिचुएशंस आर देयर जहां पे आप अपनी डिमांड्स रख सकते हो। तो अब हम इसी चीज को हम समझेंगे कि कैसे आरटीआई फंक्शंस करती है इन द केस ऑफ अ हाई कोर्ट। और बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस आए हैं कि किस किस केस में क्या क्या आरटीआई का कितना स्कोप है, कितना नहीं लिमिटेशन है, ये सब चीजें हम डील करेंगे। रिलेशन तो आपको समझ में आ गया आरटीआई का क्या है और हाई कोर्ट का क्या है। आरटीआई हमें ये हक देता है कि हम जानकारी प्राप्त करें, पर हाई कोर्ट यहाँ पे ये है कि हाई कोर्ट के लिए अगर आप डिमांड करते हो, हाई कोर्ट से आप ये निवेदन करते हो कि हम हाई कोर्ट से, पब्लिक अथॉरिटी से ये जानकारी मांग रहे हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कि क्या आप डिमांड कर रहे हो और क्या आपको मिलता है, ये डिपेंड करता है। अब हम आते हैं एक मेन क्रक्स पे कि आरटीआई बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द इंफॉर्मेशन इज अ पावर। If citizens know the government department work, how the money is spent, how the decisions are to be made, then corruption and misuse of a power be reduced. मैंने स्टार्टिंग में बताया कि that is the point of a public, they know how the money are spent,
हाउ द डिसीजंस आर टू बी मेड, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं मिसयूज तो पावर का नहीं हो रहा है, दैट इज अरेना ऑफ अ पब्लिक। तो ये सब चीज को जानने के लिए हमारे पास अधिकार है, क्योंकि हमारे पास अधिकार क्यों, क्योंकि हमारे पास आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। बट subject to the limitation there are also exemption mentioned under the RTI Act which is mentioned under the section 8 of the RTI। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे। आर्टिकल 21 एक को गोल्डन ट्राइनिटी माना गया है। किसको किसको माना गया है? आर्टिकल 14 को, 21 को और 19 को। ये हमारा गोल्डन ट्राइनिटी है जिसको हम 14 और 19 और 21 को रखे हैं। 21 का बहुत ही वाइडर एम्बिट है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ इंक्लूड टू राइट टू नोन द राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट ऑल्सो इंक्लूड। तो आरटीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, समझ में आ गया। सो आरटीआई इज नॉट अ जस्ट अ स्टैट्यूटरी राइट, इट इज also a fundamental right derived from the constitution। statute स्टैट्यूटरी राइट क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक होता है स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट वो राइट होता है जो कि आपको स्टैट्यूट से मिला है। तो आरटीआई एक स्टैट्यूट है, हमको वहां से राइट मिला है कि हम अपने लिए एक ट्रांसपेरेंसी जनरेट कर सकते हैं, तो दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, स्टैट्यूट मतलब कानून, कानून से जो पारित हुआ है, कानून से जो बना है, दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रोल ऑफ ए हाई कोर्ट्स अंडर द आरटीआई एक्ट। अब हम यहां पे देखेंगे कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट प्लेज अ डुअल रोल अंडर द आरटीआई एज अ फ्रेमवर्क। एक क्या है, एक वो पब्लिक अथॉरिटी है। सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया कि क्या क्या पब्लिक अथॉरिटी है। पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो कि पब्लिक अथॉरिटी द पर्सन हु आर होल्डिंग एंड दे आर लाइबल, दे आर आंसरेबल सम एक्ट्स। कोई चीज के लिए अगर वो आंसरेबल है तो दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, दिस मीन्स अ सिटीजंस कैन फाइल आरटीआई एप्लीकेशन टू इंफॉर्मेशन लाइक केस स्टेटस, court lists, rule and circulars, requirement and administrative details, certified copies of a judgment and all। That is a main point of that कि जब हम आरटीआई एंड हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मेन क्रक्स है कि आरटीआई से हमने कैसे कैसे हम चीजें डिमांड कर सकते हैं, सॉरी हाई कोर्ट से हम कैसे कैसे चीजें मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास आरटीआई एक्ट है। तो आप क्या क्या मांगोगे और क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी में आता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज कम अंडर द परव्यू ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी। आई विल बी बेस्ट पर्सन टू कम अक्रॉस टू आस्क अ क्वेश्चंस, what are the case status and cause list, what are the rules and circular and requirement administrative। जैसे कि मैंने मास्टर ऑफ रोस्टर का एग्जांपल दिया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स तो यही है कि कौन सा केस कौन, जैसे कि केशव भारती में लार्जेस्ट बेंच डिसाइड हुई थी, तो वो एक क्या है, प्रोसेस है कि मास्टर ऑफ रोस्टर यही डिसाइड करता है कि कौन सा जज कौन सा केस डिसाइड करेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, हम कोलिजियम सिस्टम इंजेक्ट हम उसको हटा दिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हम कैसे करते हैं, किसी जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपोटिज्म हो रहा है, कोई भाई भतीजेवाद हो रहा है, अपना ही जो जज है वो अपने परिवार को ला रहा है। तो वी आर आंसरेबल, मैं हूं वहां पे पूछ सकती हूँ ये चीज। सर्टिफाइड कॉपी एंड जजमेंट्स ऑर्डर, हम ये डिमांड कर सकते हैं कि आप कॉपीज दीजिए जजमेंट्स की, कैसे डिसाइड हुआ है केस। ठीक है, ये है रूल। ये इस तरह से हम आरटीआई और हाई कोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया कि आरटीआई और हाई कोर्ट का क्या रिलेशन है। एक हाई कोर्ट क्या है, पब्लिक अथॉरिटीज है, और सेक्शन 2H में दिया गया है कि हम पब्लिक अथॉरिटी से डिमांड कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज आंसरेबल टू अस। तो क्या क्या हम चीजें, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। हाउ एवर जुडिशियल प्रोसीडिंग इज देमसेल्फ आर एग्जेम्प्ट अंडर द सेक्शन 8(1)(b) if would cause a contempt of court। contempt of court क्या है? contempt of court is this कि अगर कोई जुडिशियल, अगर हम किसी अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी का
हम उसकी बातों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसकी बातें सुन रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसको गाली दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। एंड सेक्शन 8(1)(j) इफ इट इन्वेड्स अ पर्सनल प्राइवेसी। समझ में आ रहा है कि अगर हमारे सेक्शन 8A में एग्जेम्प्ट है कि हम किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे? समझ समझ में आया कि 8(1)(b) में दिया है कि इट वुड बी अ कॉज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन देने से जुडिशरी का अपमान होता है तो वो नहीं दे सकती। जुडिशरी का अपमान कैसे हो सकता है? उसकी भी तो कुछ कॉन्फिडेंशियल होंगे, उसकी भी तो आइडियोलॉजीज होगी केस को सॉल्व करने को, हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अब 8(1)(g) क्या कहता है कि अगर किसी के कोई भी कोर्ट में चीजें चल रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(j). 8(1)(b) में कह रहा है कि अगर हम ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देंगे जिसमें जजेस की, कोर्ट्स की इंटीग्रिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे होते हैं केस जहां पे आप किसी से भी नहीं बोल सकते कि मुझे इस जज का, मुझे जुडिशियल प्रोसीडिंग चाहिए, उन्होंने कुछ घपलाबाजी की है, ये जुडिशियल पे हमारी इंटीग्रिटी का मामला हो जाएगा। हम उसको यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चीजें हो जाएंगी कि आप जुडिशरी को डिग्रेड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? 8(1)(j) क्या कहता है? इफ इट वेट्स अ पर्सनल प्राइवेसी, तो भी हम नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप सीपीसी पढ़ोगे तो इन कैमरा वर्ड सुने होंगे। इन कैमरा एक जस्ट अपोजिट मना मीनिंग है कैमरा से। रेप के जब केसेस होते हैं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है कि हाउ द पर्सन इंसर्ट हिज पेनिस इनटू वेजाइना, किस हद तक उस डीपली गया, वो क्या किया क्या नहीं किया, ये सब इन कैमरा होते हैं, इन कैमरास होते हैं। क्या क्या हमको एविडेंसेस मिले, क्या क्या टेस्टेस मिले हमें, मान के चलिए प्यूबिक हेयर मिला हमें, तो वो सब चीजें इन कैमरा होती हैं। ये सब चीजें प्राइवेसी के खिलाफ है। आप ये चीज देखते हो कि जब भी कोई भी केस आता है, जैसे निर्भया निर्भया केस, ठीक है, तो ये निर्भया केस इज नॉट अ निर्भया, निर्भया पर्सन का रेप नहीं हुआ था। हम उसकी पर्सन की, हमें पता है ना कि मरे हुए इंसान की भी सर्टेन राइट्स हैं, हम उसको इतने, जो हमारा कानून बनाया है ना वो बहुत सोच समझ के बनाया है। तो ये चीज समझिए कि अगर आप देखो कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, द पर्सन इज नॉट एक्चुअली विशाखा, भंवरी देवी का रेप हुआ था, बट विशाखा के नाम से हम केस बनाए। इसी तरह निर्भया का केस नहीं हुआ था, कुछ कुछ अलग नाम था। क्यों करता है? क्योंकि पर्सन की प्राइवेसी होती है। आप इस तरह से खुले खुले कोर्ट में लड़कियों की कैसे रेप हुए उस चीज को आप डिस्कस नहीं कर सकते। दैट इज अ पर्सनल प्राइवेसी ऑफ हर। तो समझ में आ रहा है? तो वो चीज एग्जेम्प्टेड है। तो सी हाउ द आरटीआई इज बैलेंसिंग how the High Court is balancing the RTI. See, that is the art of our act. Both RTI also and what? High Court also. कैसे ये बैलेंस किया है? सी द डिफरेंस। यहाँ पे समझने वाली चीज है कि आरटीआई आपको देता है ताकत कि आप इंफॉर्मेशन लो, बट एग्जेम्पशन भी है, आप पूरी चीजें नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है? एज ए एपीलेट अथॉरिटी एंड सुपरवाइजरी कोर्ट, दैट हाई कोर्ट है। High courts have a power to interpret the RTI Act, protect the citizens of their RTI is wrongly denied. दोनों काम कर रहा है। एपिलेट में क्या होता है? दे हाई कोर्ट हैव अ पावर टू, आरटीआई को क्या करेगा? वो इंटरप्रेट भी कर सकता है। ठीक है, इंटरप्रेट द आरटीआई एक्ट, प्रोटेक्शन कर रहा है सिटीजन्स की। अगर कोई आरटीआई मांग रहा है कि हमको यही चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन, आरटीआई, आप आरटीआई फाइल कर रहे हो, आरटीआई आपका जवाब नहीं दे रहा है, आप हाई कोर्ट चले जा रहे हो कि करना है मुझे, आपको वो भी हाई कोर्ट बता देगी कि आप रॉन्गली डिनाइड हो, आप रॉन्ग कंक्लूजन मांग रहे हो आरटीआई से। रिव्यू कर सकता है ऑर्डर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो आपका ऑर्डर देता है स्टेट कमीशन 226 में, आपके रिव्यू कर सकता है ऑर्डर को भी। जो भी एसआईसी जो आपको इंफॉर्मेशन देगा, तो 26 में 226 में रिव्यू, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज अल्टरनेट रेमेडी। कोई चीज समझो कि कोई आप इंफॉर्मेशन मांगे हो आरटीआई से, वो नहीं दे पा रही है, वो नहीं दे रही है, डिनाई कर रही है, एग्जाम वो कर रही है,
आपके पास 226 है, आपको तो ये पता है ना 32 और 226 में कोई रेमेडीज आपको नहीं मिले, आप सिविल सूट करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा केस सॉल्व में। आपके पास 226 अल्टरनेट रेमेडीज, आप वहां फाइल करोगे और आपकी जजमेंट आप हाई कोर्ट रिव्यू करेगी ऑर्डर को। सी द डिफरेंस, समझ में आ रहा है? 226 में जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं है तो आप 226 में जाओगे। रिट एक बहुत बड़ा वो है ना, हमारे वायलेशन हो रहा है, हमें जवाब चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट, तो आप 226 में जाओ, फाइल करो वहां पे हाई कोर्ट में। वहां अल्टरनेट रेमेडीज आपके पास नहीं है, क्योंकि आप सिविल सूट करोगे आपका लंबा टाइम लग जाएगा, आरटीआई पर जवाब नहीं, देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडी, यू कैन गो इन हाई कोर्ट, 226 में मांगो अपनी। समझ में आ रहा है कैसे हाई कोर्ट बैलेंस कर रही है? समझ में आ रहा है? अब आ रहे हैं, इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ स्टेट एसआईसी, दे कैन फाइल अ रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट। जैसा मैंने बताया, एज आई अर्लियर सेज, आपके पास कोई रेमेडीज नहीं है, आप 226 में जा सकते हो, ये है पावर। अब हमें कुछ केस को जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ए हाई कोर्ट जजमेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, दैट इज मैंने बहुत सारे केस को मेंशन किया, आपको पूरी चीजें 2-3 मैंने मेंशन किया, आप उसको देख लेंगे। एक है एमआर स्वरूप, मिस्टर स्वरूप सिंह नायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2007 का केस था। इसमें 2 कॉन्फ्लिक्ट थे, एक आपकी आरटीआई में और एक आपका मेडिकल इथिक्स, मेडिकल आई थिंक मेडिकल इथिक्स में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेडिकल नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ एथिक्स में थी, ठीक है, कि किसका डिसीजन जो है प्रिवेल करेगा। तो ये हेल्ड हो गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने हेल्ड कर दिया कि हाई आरटीआई का करेगा। क्यों करेगा आप समझते हैं, आरटीआई का और उसके बीच में क्या कहते हैं, आरटीआई में और मेडिकल एथिक्स में था कॉन्फ्लिक्ट। तो आरटीआई ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल। इस केस में क्या हुआ था कि एक शायद क्रिमिनल था, वो एक प्रिजनर्स था, उसकी शायद पुलिस कस्टडी में, जेल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में उसकी तबीयत खराब है। तो वो क्या किया कि वो उसको हॉस्पिटल ले जाने चाहिए। तो इस केस में क्या था कि इस केस में कहा गया कि जो कन्विक्ट्स होते हैं ना, उनकी हमको हर बायोडाटा जो है पब्लिश करो, राइट टू, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जानना बहुत जरूरी है कि उस पर्सन को बीमार है, किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है, क्या उसको दिया गया है। तो फिर ये चीज कहता है हाई कोर्ट के आरटीआई के अकॉर्डिंग, लेकिन मेडिकल एथिक्स कहता है कि हमारा राइट टू प्राइवेसी जरूरी है। आपको भी पता है कि किसी की बीमारी हम ऐसी नहीं बता देते, हम जैसा कि एक प्राइवेसी होती है, मेडिकल के भी कुछ इथिक्स होते हैं कि हमको, उनका एक रूल है कि वी हैव टू नॉट डू दिस, कि हम पब्लिक कर दे बीमारी को, उनकी इथिक्स में आते हैं हमका। हर, जैसे कि एडवोकेट्स के भी कुछ इथिक्स होते हैं, हर एक फील्ड का इथिक्स होता है, वैसे मेडिकल फील्ड के भी इथिक्स होते हैं कि हम क्या चीज, जैसे उनके इथिक्स में है कि जो बीमार है हम उसको डायरेक्ट बीमारी नहीं बता सकते, कि वो हो सकता है कि वो मर जाए खुद ही सुन के, तब उसे ये सब क्या इथिक्स है, कंडक्ट है। तो उसी तरह उनकी इथिक्स कहती है कि हम उसकी बीमारी को क्यों पब्लिश करें। किसी को कोई बीमारी है, हम उसको जैसे मान लीजिए रेप का केसेस है, तो क्या हम उसको पब्लिक कर देते हैं कि नहीं इस पर्सन का रेप हुआ है, अभी नहीं कर सकते, उनके एथिक्स में आता है। तो तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर इन दोनों में क्लैश है, मेडिकल एथिक्स काउंसिल में और आरटीआई में, तो आरटीआई प्रिवेल करेगा, क्योंकि द पर्सन इज कन्विक्टेड है, वो कन्विक्टेड है। हो सकता है कि पुलिस कस्टडी उसके साथ कुछ जाती की होगी, हो सकता है उसको खाने में जहर मिला देगी तो वो बीमार पड़ गया होगा, तो वहां पे वो चीज प्रिवेल, क्योंकि होता है ना इंटरोगेशन के टाइम पुलिस वाले जोर जबरदस्ती करके जानबूझ के सच निकलवाते कि तुम ये चीज कबूल करो, क्योंकि उनके पे बर्डन कम हो जाए। कोई उनको ये चीज सीने आप देख रहे होगे, टीवी में देख रहे होगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जरूरी हो कि आप उस चीज को पब्लिश करो कि उसको कौन सी बीमारी थी, आप कैसे हॉस्पिटल ले गए, कौन सी दवाई ले गई। तो वहां पे मेडिकल इथिक्स काउंसिल नहीं प्रिवेल करेगी, बल्कि आरटीआई करेगी। यू हैव टू पब्लिश, ये डिपेंड्स करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस के, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है यूपीएससी वर्सेस सीआईसी एंड अदर दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था कि यूपीएससी ने प्रेड किया था सीआईसी वगैरह को कि आप अपने अपील को वापस सेट असाइड कर दो,
क्योंकि 19 में क्या है ना कि आप सेकेंड अपील कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट अपील से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन फाइल अ सेकेंड अपील विद इन 90 डेज, आप कर सकते हो। क्यों कहा था? क्योंकि यूपीएससी इज नॉट दैट मच फ्री कि इसमें इस फैक्ट में इस केस में हुआ क्या था ना, तो जो पिटिशनर थे उन्होंने रेस किया था कि हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग कट ऑफ शो कीजिए। आप यूपीएससी से प्रे किया था, और यूपीएससी इतना खाली नहीं बैठा है कि आपका हर बच्चे का हर एक एक सब्जेक्ट का, जनरल स्टडीज का, अदर सब्जेक्ट्स का, सी सेट्स का निकाल सके। तो ये सब चीजें इसमें हाई थी, ठीक है। तो आरटीआई किया गया था कि हर बच्चे का हर सब्जेक्ट का आप कट ऑफ निकालो, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यूपीएससी ने प्रे किया था कि इसको सेट असाइड करो, इस चीज को, अपील को ना। एक पर्सन ने जो भी किया था ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट है। क्योंकि एक इंडिविजुअल्स के साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो हम आरटीआई के हर बच्चे का चिट्ठा नहीं खोल सकते। कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए हुए हमारे उसमें पेट में, ठीक है वो चीजें समझ में, लेकिन पब्लिसिटी इंटरेस्ट होना चाहिए, सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए। मैंने बार बार मैं बता रही हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे यूपीएससी की इंटीग्रिटी को डिग्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज हेल्ड हुई थी इस केस में। पहले क्या होता है कि अपीलेट अथॉरिटी जो थी उसको ये कह दी थी कि ठीक है हम अलग अलग सब्जेक्ट का, हम अलग अलग बच्चे का हम ये डिफाइन कर देंगे, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया, कह रहे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को खारिज करते हुए एक मॉडिफिकेशन लाई दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए मैंने यहाँ क्या कहा, इंटरप्रेट कर दी लॉज। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन लाई कि हम सेपरेट कट ऑफ नहीं निकालेंगे सब्जेक्ट वाइज, हम एक कट ऑफ निकालेंगे। दैट इज अ वेरी गुड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ। फिर आपका ये आप खानापुर वर्सेस गांधीया करके यहाँ मैंने पूरा लिख दिया, यू कैन चेक इट। यहाँ पे स्कोप बताया गया है, स्कोप बता दिया आरटीआई का क्या क्या स्कोप है, आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है। ये आपका रहा, ठीक है। तो आपका खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा आरटीआई और सुप्रीम कोर्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन आस्क मी ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप विच इज मेंशन अंडर आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।